नमस्ते दोस्तों, अरविंदराज क्लासेस में आपका स्वागत है। इस सेशन में हम टेट साइकोलॉजी ब्लूप्रिंट को एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच के साथ आसान भाषा में पढ़ेंगे। दोस्तों, जरा सोचिए, अगर एक डॉक्टर को किसी मरीज का इलाज करना हो तो वो ब्लड टेस्ट या एक्सरे देखता है ना? पर एक शिक्षक को जब किसी बच्चे का दिमाग पढ़ना हो तब वो क्या करता है? हाँ, उसके पास तो कोई स्कैन मशीन नहीं होती ना क्लास में। आज का हमारा मिशन यही समझना है कि पिछले 400 सालों में इंसान ने इस दिमाग और व्यवहार को पढ़ने के क्या-क्या तरीके खोजे हैं। बिल्कुल। और हम साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान के जटिल इतिहास और अध्ययन विधियों का एक ऐसा मेंटल मैप तैयार करेंगे जो सीधे आपकी टेट एग्जाम्स में मार्क्स दिलाएगा। और दोस्तों, इस मैप में हम सिर्फ फैक्ट्स को रटेंगे नहीं, एक अनुभवी सीडीपी मेंटर के नजरिए से मैं आपको समझाऊंगी कि उनके पीछे का क्यों और कैसे क्या है। हम देखेंगे कि एक शिक्षक इन सिद्धांतों का असली क्लासरूम में चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन यानी बाल केंद्रित शिक्षा में कैसे उपयोग करता है। सही बात है, क्योंकि जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि एक नियम क्लास में कैसे काम करता है, तब तक एग्जाम में घुमाकर पूछे गए प्रश्न परेशान ही करते रहेंगे। तो शुरू करते हैं इस मेंटल मैप के पहले पड़ाव से, एवोल्यूशन ऑफ साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान का विकास क्रम। देखिए, ये कहानी शुरू होती है 16th सेंचुरी में, जहां एरिस्टोटल जैसे दार्शनिकों ने इसको आत्मा यानी सोल का विज्ञान माना। उसके बाद 17th सेंचुरी में पेस्टोलॉजी आते हैं, जिन्होंने इसको मन यानी माइंड का विज्ञान कहा। फिर एक लंबा समय बीता और 19th सेंचुरी में विल्हेम वुंट ने इसे चेतना यानी कॉन्शियसनेस से जोड़ दिया। और आखिर में आकर 20th सेंचुरी में जेबी वॉटसन ने इसको व्यवहार यानी बिहेवियर का विज्ञान घोषित कर दिया। एग्जैक्टली। पर एक स्टूडेंट के तौर पर मैं ये सोचता हूँ कि लोग इतनी बार अपनी डेफिनेशन बदल क्यों रहे थे? मतलब एक ही चीज को बार बार अलग क्यों बोलना? ये बड़ा नेचुरल सा डाउट है। पर देखिए, ये बदलाव किसी शौक की वजह से नहीं हुआ, बल्कि विज्ञान के विकास की वजह से हुआ। सोचिए, 16th सेंचुरी में जब एरिस्टोटल ने इसे आत्मा कहा, तो समस्या ये आई कि आत्मा को कोई देख नहीं सकता ना, उसे नाप नहीं सकता। अच्छा, तो मतलब एक अमूर्त यानी एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट को टेस्ट करना उस जमाने में मुश्किल था। बिल्कुल। जब विज्ञान आगे बढ़ा, तो लोगों ने ऐसी चीजों की मांग की जिसे टेस्ट किया जा सके। इसलिए वो आत्मा से मन और फिर चेतना पर आए। लेकिन चेतना को भी मापना थोड़ा मुश्किल ही था। राइट, चेतना भी तो एक इंटरनल चीज ही हुई ना। हाँ, इसीलिए आखिर में वॉटसन ने कहा कि हम सिर्फ उस पर ध्यान देंगे जो हम आंखों से देख सकते हैं, यानी व्यवहार। अगर हम इसको कॉग्निटिव डोमेन यानी संज्ञानात्मक विकास से जोड़ें, तो इंसानी समझ भी तो ऐसे ही विकसित होती है, अमूर्त से मूर्त की तरफ। हाँ, एब्स्ट्रैक्ट से कॉन्क्रीट की तरफ। दोस्तों, इस क्रम को याद रखने के लिए हमारे पास एक आसान देसी निमोनिक है। आत्मा ने मन की चेतना को व्यवहार सिखाया। ये बहुत ही सॉलिड निमोनिक है। इससे पूरी टाइमलाइन दिमाग में सेट हो जाती है। और जहां तक मुझे याद है, सीटेट का एक बहुत ही फेमस पीवाईक्यू यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो सीधा यही पूछता है कि आधुनिक समय में मनोविज्ञान किसका विज्ञान है। तो इस विकास क्रम के अनुसार इसका उत्तर सीधा व्यवहार यानी बिहेवियर होगा, है ना? हाँ, एकदम सही पकड़ा आपने। अब जब मनोविज्ञान पूरी तरह से व्यवहार पर आकर टिक गया है, तो अगला कदम ये समझना है कि इस बिहेवियरिज्म यानी व्यवहारवाद को प्रमुख मनोवैज्ञानिकों ने परिभाषित कैसे किया। मतलब अब सब व्यवहार की ही बात करेंगे। हाँ, पर अपने अपने नजरिए से। हाँ। 4 प्रमुख नाम आते हैं हमारे पास। जेबी वॉटसन कहते हैं कि मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान यानी प्योर साइंस है। बीएफ स्किनर कहते हैं कि ये व्यवहार और अनुभव यानी एक्सपीरियंस का विज्ञान है। ओके। फिर विलियम मैकडूगल इसको आचरण एवं व्यवहार यानी कंडक्ट से जोड़ते हैं। और आखिर में आरएस वुडवर्थ कहते हैं कि ये वातावरण यानी एनवायरनमेंट के संदर्भ में व्यक्ति के क्रियाकलाप है। एक मिनट, अगर मैं एक एस्पिरेंट की लगा खुद को रखूं, तो एग्जाम हॉल के प्रेशर में ये सब डेफिनेशंस एक जैसे ही लगते हैं। हर कोई व्यवहार की तो बात कर रहा है, मैं इनमें फर्क कैसे करूंगा? और वॉटसन इसको प्योर साइंस क्यों कह रहे हैं अचानक से? यही तो कैच है। देखिए, वॉटसन चाहते थे कि मनोविज्ञान को फिजिक्स या केमिस्ट्री जैसी इज्जत मिले, इसलिए उन्होंने शुद्ध विज्ञान पर जोर दिया, जहां सिर्फ ऑब्जर्वेबल फैक्ट्स हों। अच्छा, इसलिए वो प्योर साइंस बोलते थे। और स्किनर का क्या लॉजिक था? वही, स्किनर ने कबूतरों और चूहों पर सालों तक प्रैक्टिकल किए थे, उन्हें कंडीशन किया था, इसलिए उनकी डेफिनेशन में अनुभव यानी एक्सपीरियंस आता है,
क्योंकि बच्चा अपने अनुभव से सीखता है ना। ओ, अब समझ आया। और मैकडूगल और वुडवर्थ? मैकडूगल ने मूल प्रवृत्तियों यानी इंस्टिंक्ट्स पर काम किया, इसलिए वो आचरण या कंडक्ट की बात करते हैं। और वुडवर्थ समझते थे कि एक बच्चा कैसा व्यवहार करेगा ये उसके आसपास के माहौल पर निर्भर करता है, इसलिए उन्होंने वातावरण यानी एनवायरनमेंट शब्द चुना। क्या बात है। इसको एग्जाम में सॉल्व करने की हमारी निंजा टेक्निक यानी देसी निमोनिक्स याद रखिए दोस्तों। वॉटसन प्योर है, स्किनर का एक्सपीरियंस है, मैकडूगल का कंडक्ट है, वुडवर्थ का एनवायरनमेंट है। हाँ, ये कीवर्ड ट्रिक एग्जाम में बहुत टाइम बचाती है। सिर्फ शब्द नहीं रटने हैं, उन मनोवैज्ञानिकों का बैकग्राउंड भी माइंड में रखना है। तो अब हमने डेफिनेशन समझ ली, लेकिन जैसा आपने अभी कहा कि वॉटसन मनोविज्ञान को फिजिक्स जैसी इज्जत दिलाना चाहते थे, तो क्या फिजिक्स की तरह साइकोलॉजी की भी कोई लैबोरेटरी थी उस टाइम जहां ये सब टेस्ट होता था? बिल्कुल थी। और यहीं से मनोविज्ञान एक दर्शन शास्त्र यानी फिलॉसफी से निकलकर फर्स्ट लेबोरेटरीज की तरफ बढ़ा। अगर विश्व की बात करें तो वर्ल्ड की पहली साइकोलॉजी लैब 1879 में विल्हेम वुंट ने जर्मनी की लाइप्जिग यूनिवर्सिटी में स्थापित की थी। ओ, मतलब 1879 में ही इन लोगों ने लैब सेटअप कर ली थी। हाँ, इसीलिए वुंट को प्रायोगिक मनोविज्ञान का जनक यानी फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी कहा जाता है। और उनका मुख्य फोकस था सेंसेशंस यानी संवेदनाओं और भावनाओं का अध्ययन करना। वेट, यहां मैं पहली स्लाइड से कनेक्शन देख पा रहा हूं। 19वीं सेंचुरी में मनोविज्ञान चेतना यानी कॉन्शियसनेस का विज्ञान था, और चेतना को नापने के लिए ही शायद वुंट हमारी 5 सेंसेस यानी सेंसेशंस पर फोकस कर रहे थे लैब में। अरे वाह, बिल्कुल सही लिंक किया आपने। पर देखिए, ये तो हुई जर्मनी की बात। भारत में मनोविज्ञान का प्रवेश कब और कैसे हुआ, ये कहानी भी बहुत रोचक है। हाँ, इंडिया में कब आई ये सब चीजें? इंडिया की पहली लैब 1916 में स्थापित हुई थी, डॉक्टर एन सेनगुप्ता द्वारा, कैलकाटा यूनिवर्सिटी में। डॉक्टर सेनगुप्ता हार्वर्ड से पढ़कर आए थे और उनका फोकस भारतीय संदर्भ में प्रारंभिक मनोविज्ञान को समझना था। इसको याद रखने का देसी निमोनिक है, इंडिया की लैब आई 16 में, सेनगुप्ता लाए कैलकाटा में। मुझे हैरानी होती है कि 1916 में, उस वक्त तो देश में आजादी की लड़ाई चल रही थी, ब्रिटिश शासन था। उस उथल-पुथल में कैलकाटा में एक साइकोलॉजी लैब का खुलना वाकई एक बड़ी बात है। बिल्कुल, कैलकाटा उस समय इंटेलेक्चुअल हब था और सामाजिक बदलावों को समझने के लिए इन चीजों की जरूरत महसूस हो रही होगी। खैर, 1879 की उन पुरानी लैब से जहां लोग सिर्फ सेंसेशंस रिकॉर्ड करते थे, चलिए सीधा आज के आधुनिक दौर में आते हैं। आज तो हमारे पास ब्रेन मैपिंग की ऐसी तकनीकें हैं कि हम खोपड़ी के अंदर चल रही इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज को सीधे देख सकते हैं। सही कहा। आज के आधुनिक मनोविज्ञान में 2 सबसे प्रमुख ब्रेन मैपिंग तकनीक हैं, एफएमआरआई और ईईजी। एफएमआरआई यानी फंक्शनल मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग रियल टाइम में ब्रेन की एक्टिविटीज का 3D चित्र बनाता है। ये रक्त प्रवाह यानी ब्लड फ्लो और ऑक्सीजन लेवल को मापता है। और दोस्तों, ये बच्चे के फिजिकल डोमेन यानी शारीरिक विकास का हिस्सा है। एक मिनट, ब्रेन स्कैनिंग फिजिकल डोमेन का हिस्सा कैसे हुई? वो तो कॉग्निटिव होना चाहिए ना, मतलब दिमाग का विकास। और मेरी सबसे बड़ी उलझन यह है कि एक प्राइमरी टीचर को, जिसके हाथ में सिर्फ एक चौक और डस्टर होता है, उसे टेट एग्जाम के लिए एफएमआरआई और ईईजी क्यों पढ़ाया जा रहा है? ये तो मेडिकल साइंस लग रहा है। ये डाउट बहुत से स्टूडेंट्स को आता है क्लास में। देखिए, दिमाग की फिजिकल वायरिंग और न्यूरल पाथवेज का बनना ठीक वैसा ही है जैसे एक बच्चे की हाइट बढ़ना। ये ब्रेन की फिजिकल स्ट्रक्चर है, इसलिए इसे फिजिकल डोमेन में गिना जाता है। अच्छा, उस सेंस में। और टीचर वाला पॉइंट? रही बात कि टीचर को ये क्यों पढ़ाया जाता है, तो दोस्तों, आज की शिक्षा इंक्लूसिव एजुकेशन यानी समावेशी शिक्षा पर आधारित है। आपकी क्लास में डिसलेक्सिया या लर्निंग डिसेबिलिटीज वाले बच्चे जरूर होंगे। हाँ, जिन्हें पढ़ने लिखने में दिक्कत होती है। पहले के जमाने में टीचर ऐसे बच्चों को नालायक समझकर मारते थे, पर जब टीचर को ये पता होता है कि डिसलेक्सिया कोई जिद नहीं है बल्कि ब्रेन में ब्लड फ्लो और वायरिंग का एक बायोलॉजिकल कारण है जिसे एफएमआरआई और ईईजी से देखा गया है, तो टीचर के अंदर एम्पैथी यानी समानुभूति आती है। ओह, मतलब उनका नजरिया बदल जाता है, वो बच्चे को डांटेगा नहीं। एग्जैक्टली, वो स्पेशल एजुकेशन की टेक्निक्स यूज करेगा। वैसे यहाँ एक सुपर टेट PYQ भी ध्यान रखें दोस्तों।
EEG यानी इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम का उपयोग किस अंग के अध्ययन के लिए होता है? इसका सीधा उत्तर है मस्तिष्क यानी ब्रेन, जो उसकी इलेक्ट्रिकल वेव्स को मापता है। वाह, मतलब सारी कोशिश एक टीचर के नजरिए को बदलने और उसमें समानुभूति लाने की है। लेकिन एक एमआरआई की ऐसी मेडिकल जानकारी और मनोविज्ञान के इन भारी भरकम नियमों को उस गांव की प्राइमरी क्लास तक आखिर लाया कैसे जाए? एक टीचर इस साइंस को प्रैक्टिकली यूज कैसे करे? यही वो जगह है जहां शैक्षिक मनोविज्ञान यानी एजुकेशनल साइकोलॉजी की एंट्री होती है। इसके जनक यानी फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी हैं E.L. थॉर्नडाइक। अगर आसान शब्दों में कहूं तो ये मनोविज्ञान के नियमों यानी साइकोलॉजिकल रूल्स और शैक्षिक वातावरण के बीच का एक पुल यानी ब्रिज है। एक ब्रिज की तरह काम करता है। हाँ, और इस पुल का एक ही लक्ष्य है, बच्चे के व्यवहार में सकारात्मक परिवर्तन यानी बिहेवियरल चेंज लाना। ये ब्रिज वाली एनालॉजी बड़ी दिलचस्प है। इसको थोड़ा और ग्राउंड लेवल पर समझते हैं। मान लीजिए यूपी या एमपी के किसी सरकारी स्कूल का सीन है। एक बच्चा है जो बार बार कोशिश करने पर भी हिंदी के अक्षरों को पहचान नहीं पा रहा। अगर टीचर को एजुकेशनल साइकोलॉजी आती है तो वो इस पुल का इस्तेमाल कैसे करेगा? बहुत बढ़िया उदाहरण लिया आपने। अगर कोई आम शिक्षक है तो वो गुस्से में बच्चे को पीछे वाली बेंच पर बैठा देगा, लेकिन एक ट्रेन्ड शिक्षक जिसने एजुकेशनल साइकोलॉजी पढ़ी है वो चाइल्ड लॉजिक का इस्तेमाल करेगा। चाइल्ड लॉजिक? वो कैसे? वो मनोविज्ञान के टैक्टाइल रूल्स यानी स्पर्श करके सीखने के नियम उठाएगा। वो सैंड पेपर या लकड़ी के बने अक्षरों को बच्चे को देगा ताकि वो उन्हें छू कर यानी फील करके पढ़ना सीखे। वो बच्चे को उसकी खुद की गति या पेस से सीखने देगा। क्या बात है! यही है शैक्षिक मनोविज्ञान। बड़े सिद्धांतों को उठाकर बच्चे की भलाई के लिए क्लास में एक प्रैक्टिकल टूल की तरह अप्लाई करना। बिल्कुल सही समझे आप। तो हमने ये समझ लिया कि एजुकेशनल साइकोलॉजी एक पुल है, लेकिन एक टीचर इस पुल पर चलता कैसे है? उसके पास अपने ऑब्जर्वेशन के अलावा क्या टूल्स होते हैं? यानी वो किन कॉन्क्रीट तरीकों से या स्टडी मेथड से इन नियमों को क्लास में अप्लाई करता है? देखिए दोस्तों, इन अध्ययन विधियों या स्टडी मेथड्स को हम दो मुख्य शाखाओं में बांटते हैं। पहली है अवलोकनात्मक यानी ऑब्जर्वेशनल, जिसमें हम बच्चे के व्यवहार को सिर्फ देखकर डेटा इकट्ठा करते हैं, और दूसरी है विवरणात्मक यानी डिस्क्रिप्टिव, जिसमें हम थोड़ा और डीप जाते हैं, विस्तार से डेटा और इतिहास खोजते हैं। अच्छा, तो ये विवरणात्मक विधियों में क्या-क्या आता है? विवरणात्मक विधियों के 4 प्रकार होते हैं। पहला है केस हिस्ट्री यानी व्यक्तिवृत्त, जिसमें बच्चे का पुराना मेडिकल या फैमिली रिकॉर्ड देखा जाता है। दूसरा है सर्वे या सर्वेक्षण, जिसमें हम बड़े ग्रुप से डेटा लेते हैं। ठीक है, बाकी दो कौन से हैं? तीसरा है कंपैरेटिव यानी तुलनात्मक, जहां 2 बच्चों या 2 समूहों के व्यवहार की तुलना करते हैं। और चौथा है डेवलपमेंटल यानी विकासात्मक, जिसमें समय के साथ बच्चे में आए बदलाव को नोट किया जाता है। यहाँ एक यूपी टेट का PYQ अलर्ट है दोस्तों। हाँ, बताइए, क्या क्वेश्चन आता है इससे? छात्रों को ये चार्ट बिल्कुल क्लियर और रट्टा होना चाहिए। वहां एग्जाम में प्रश्न आता है, इनमें से कौन सी अवलोकन विधि नहीं है, और ऑप्शंस में इन्हीं डिस्क्रिप्टिव विधियों में से किसी एक का नाम दे दिया जाता है। अच्छा, मतलब अवलोकन और विवरणात्मक के बीच का बाइफिकेशन बिल्कुल रट्टा होना चाहिए। लेकिन अगर मैं एक प्रैक्टिकल बात पूछूं, इन सब में से एक आम टीचर के लिए रोजमर्रा की क्लास में सबसे आसान विधि कौन सी है? केस हिस्ट्री निकालने में तो बहुत पेपर वर्क और पेरेंट्स से मीटिंग करनी पड़ेगी ना। बिल्कुल सही सवाल है। रोजमर्रा की प्रैक्टिकल लाइफ में एक टीचर के लिए ऑब्जर्वेशनल यानी अवलोकनात्मक विधियां ही सबसे ज्यादा काम आती हैं। तो चलिए इनकी डीप डाइव करते हैं। इनमें 2 मुख्य धारणाएं हैं, आत्मनिरीक्षण यानी इंट्रोस्पेक्शन और अवलोकन या बहिर्दर्शन, जिसे हम एक्सट्रोस्पेक्शन कहते हैं। इनमें डिफरेंस क्या है? आत्मनिरीक्षण का अर्थ है अंदर देखना या लुकिंग इनसाइड, यानी अपने ही विचारों और भावनाओं का अध्ययन करना। इसके जनक E.B. टिचनर और विल्हेम वुंट माने जाते हैं। ये मनोविज्ञान की सबसे पुरानी विधि है, परंतु सबसे व्यक्तिपरक यानी सब्जेक्टिव भी है। ये बच्चे की किस डोमेन से जुड़ी है? दोस्तों, ये बच्चे के सोशियो इमोशनल एस्पेक्ट से जुड़ी है, जहां वो खुद के अंदर झांकता है। पर इसकी सबसे बड़ी कमी यानी कौन क्या है पता है? इसमें अध्ययनकर्ता और प्रयोज्य एक ही व्यक्ति होते हैं। ओह, तब तो ये स्कूल के बच्चों के साथ पूरी तरह फेल हो जाएगी ना। सोचिए, टीचर किसी बच्चे से पूछेगी, बेटा आत्मनिरीक्षण करके बताओ, क्या तुमने सच में आज पढ़ाई की है या टीवी देखा है?
बच्चा तो पक्का झूठ बोलेगा। वो कहेगा जी मैंने तो सारा होमवर्क कर लिया है। हाँ बिल्कुल। और इसी झूठ और पक्षपात से बचने के लिए ही मनोविज्ञान में अवलोकन यानी एक्सट्रोस्पेक्शन का जन्म हुआ, जिसके जनक जेबी वॉटसन है। वॉटसन वही जो प्योर साइंस वाले थे, है ना? हाँ वही। अवलोकन का अर्थ है बाहर देखना या लुकिंग आउटसाइड, दूसरों के व्यवहार का अध्ययन करना। क्योंकि वॉटसन प्योर साइंस की बात करते थे, इसलिए ये विधि वस्तुनिष्ठ यानी ऑब्जेक्टिव और प्राकृतिक होती है। जहां हम लैब में प्रयोग नहीं कर सकते, वहां ये विधि सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। इसका कोई प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दे सकते हैं? एक देसी एग्जाम्पल लीजिए। अगर आपको किसी बच्चे के सोशल स्पीच यानी उसके सामाजिक संचार को समझना है, तो आप उसे लैब में टेबल पर बिठाकर नहीं पूछ सकते। आपको किसी आंगनबाड़ी या खेल के मैदान में दूर से किसी पेड़ के पीछे से उस बच्चे को बाकी दोस्तों के साथ नेचुरल तरीके से खेलते और झगड़ते हुए देखना होगा। यही है प्राकृतिक अवलोकन। ये आंगनबाड़ी वाला उदाहरण एकदम परफेक्ट है। टीचर को तो एक जासूस मतलब एक जेम्स बॉन्ड की तरह दूर से एक्सट्रोस्पेक्शन करना पड़ता है। लेकिन मान लीजिए अवलोकन से भी बात नहीं बन रही। अगर टीचर को चीजों को थोड़ा कंट्रोल करना पड़े तो वो क्या करेगा? तब हमारे मेंटल मैप का अगला हिस्सा आता है द एक्सपेरिमेंटल मेथड यानी प्रायोगिक विधि, जिसके जनक विल्हेम वुंट हैं। जब हमें किसी व्यवहार का नियंत्रित परिस्थितियों यानी कंट्रोल्ड कंडीशंस में अध्ययन करना होता है, तो हम एक्सपेरिमेंट करते हैं। इसके 6 स्ट्रिक्ट स्टेप्स होते हैं और इनका क्रम बदला नहीं जा सकता। 6 स्टेप्स वो क्या है? पहला स्टेप है आइडेंटिफाई प्रॉब्लम यानी समस्या की पहचान। दूसरा है फॉर्मुलेट हाइपोथेसिस यानी परिकल्पना निर्माण, जिसमें एक संभावित समाधान सोचा जाता है। तीसरा है डिजाइन एक्सपेरिमेंट यानी प्रयोग का डिजाइन तैयार करना। ओके, और डिजाइन के बाद? चौथा स्टेप है टेस्ट हाइपोथेसिस, जहां हम परिकल्पना का परीक्षण करते हैं। पांचवा स्टेप है एनालाइज रिजल्ट्स यानी परिणामों का विश्लेषण। और आखिरी छठा स्टेप है कंक्लूजन यानी निष्कर्ष निकालना। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि एग्जाम के वक्त इन 6 स्टेप्स का क्रम याद रखना तो सच में सरदर्द है। रट्टा मारने से तो ये आपस में जंबल हो जाएंगे, है ना? और सीटेट में बार बार ये PYQ आता है जिसमें इनको सही ऑर्डर में लगाना होता है। क्या हमारे पास कोई ऐसा मजेदार देसी हुक है जिससे ये स्टेप्स सीक्वेंस में हमेशा के लिए दिमाग में छप जाएं? बिल्कुल है ना। चलिए एक आम क्लासरूम की समस्या को इन 6 स्टेप्स पर रखते हैं। स्टेप 1 आइडेंटिफाई प्रॉब्लम। आप क्लास पढ़ा रहे हैं और आपने देखा कि पीछे बैठे बच्चे यानी बैक बेंचर्स बहुत शोर मचा रहे हैं। ये हुई आपकी प्रॉब्लम। हाँ, ये तो हर क्लास की प्रॉब्लम है। फिर स्टेप 2? स्टेप 2 फॉर्मुलेट हाइपोथेसिस। अब आप दिमाग में एक गेस लगाते हैं कि अगर मैं इन चारों दोस्तों को अलग अलग आगे की सीट्स पर बिठा दूं तो इनका शोर बंद हो जाएगा। यह है आपकी परिकल्पना। फिर स्टेप 3 डिजाइन एक्सपेरिमेंट। आपने उसके लिए अगले दिन का एक सीटिंग प्लान कागज पर ड्रॉ किया। ये हुआ डिजाइन तैयार करना। ठीक है, प्लान बन गया। अब स्टेप 4 में हम उसे लागू करेंगे। अगले दिन आपने उन चारों को नए प्लान के हिसाब से अलग अलग बैठा दिया। ये हुआ टेस्ट करना। फिर स्टेप 5 एनालाइज रिजल्ट्स। अब आप क्लास पढ़ा रहे हैं और ऑब्जर्व कर रहे हैं कि क्या बच्चे शांत हुए, क्या वो पढ़ाई पर ध्यान दे रहे हैं। ये है परिणामों का विश्लेषण। और आखिर में स्टेप 6। स्टेप 6 कंक्लूजन। क्लास खत्म होने पर आपने तय किया कि हाँ, सीट्स बदलने से डिसिप्लिन सुधार गया। ये हुआ आपका निष्कर्ष। तो देखा दोस्तों, एक टीचर बिना लैब कोट पहने रोजाना अपनी क्लास में इन 6 स्टेप्स का प्रायोगिक विधि में इस्तेमाल कर रहा है। क्या बात है! बैक बेंचर्स वाली प्रॉब्लम से ये 6 स्टेप्स बिल्कुल प्रैक्टिकल लग रहे हैं। एक लॉजिकल फ्लो बन गया है दिमाग में, जिसे एग्जाम में भूलना नामुमकिन है। दोस्तों, इसके साथ ही हम अपने इस मेंटल मैप के आखिरी और सबसे तेज पड़ाव पर आ गए हैं। वैसे एग्जाम हॉल में एंट्री लेने से ठीक 5 मिनट पहले जो पन्ना आप लोग देखते हैं ना, ये वही TET एग्जाम कैप्सूल है। हाँ, हमारा सुपर फास्ट बुलेट राउंड। तो चलिए ये बुलेट राउंड शुरू करते हैं। मैं टॉपिक्स बोलूंगा और देखते हैं हमें क्या याद रहा। तो रट्टा मार डेटा ट्री के अनुसार प्रायोगिक मनोविज्ञान यानी एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी के जनक कौन है, वुंट या वॉटसन? विल्हेम वुंट, क्योंकि उन्होंने सेंसेशंस पर लैब में काम किया था। सही। और व्यवहारवाद यानी बिहेवियरिज्म के जनक कौन माने जाते हैं? जेबी वॉटसन, जिन्होंने प्योर साइंस पर जोर दिया था। और वो जो पुल बनाते हैं, शैक्षिक मनोविज्ञान के जनक? EL थॉर्नडाइक,
जिन्होंने साइकोलॉजी को क्लासरूम तक लाया। विश्व की प्रथम लैबोरेटरी और भारत की प्रथम लैब कब और कहाँ खुली? वर्ल्ड में 1879 वुंड लाइप्जिग यूनिवर्सिटी जर्मनी में, और इंडिया में 1916 डॉक्टर सेनगुप्ता द्वारा कैलकाटा यूनिवर्सिटी में। सबसे पुरानी लेकिन पक्षपात से भरी हुई अध्ययन विधि कौन सी है? आत्मनिरीक्षण यानी इंट्रोस्पेक्शन, जिसमें व्यक्ति खुद के अंदर झांकता है और झूठ बोल सकता है। और एक स्टैटिक फैक्ट, यूपी स्टेट हब यानी मनोविज्ञान शाला कहाँ स्थित है? ये प्रयागराज उत्तर प्रदेश में स्थित है। बहुत शानदार, एकदम क्रिस्प और क्लियर। और दोस्तों, उस महामेमोनिक को मत भूलिएगा, SMCB। ये पूरे मनोविज्ञान का सफर था और वुडवर्थ की थ्योरी का सार भी। S से सोल, M से माइंड, C से कॉन्शियसनेस और B से बिहेवियर। आत्मा ने मन की चेतना को व्यवहार सिखाया।